मोदी जी की टांगे यूं कर करके, मैं बता रहा हूं एक्शन करके, यूं कर करके मोदी जी की टांगे कांपती हैं सवाल क्या, सवाल सुनने से और सवाल का जवाब देने से। अगर मोदी जी में हिम्मत होती, मोदी जी सही होते, मोदी जी सच्चे और ईमानदार होते, तो मीडिया के सामने खुल के आके बुला के और बैठ के कहते बैठा हूं, पूछो तो जो सवाल तुम्हें पूछना पूछो। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें क्या करना है कि जो उनके चापलूस मीडिया वाले हैं उनमें से एक को बुलाएंगे, इंटरव्यू देंगे, कहीं गुठली वो जो आम कैसे खाया जाता है, काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है, कहीं मोरों का दिखा दिया, कहीं कुछ करा दिया, ये सब कुछ का। और जो गोदी मीडिया है वो इसको लेके आगे बढ़ता रहेगा। ये स्थिति है। सो सवाल पूछने से केवल मोदी जी नहीं डरते, मोदी जी डरते हैं, अमित शाह जी डरते हैं, पूरी जो भाजपा सरकार है वो सब डरते हैं। टांगें कांपती हैं उनकी सवाल सुनने में और सवाल का जवाब देने में। नहीं तो ये युवाओं को, उनके जो मित्र हैं, उनके जो साथी हैं, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में जहां बैठे हैं, ताली थाली और हाथ में एक डंडा भी ले लो मजबूत सा, ये करके प्रदर्शन करो सरकार के खिलाफ, चारों तरफ से निकलना पड़ेगा, तभी होगा। हम भी इस बात की पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरे देश में जबरदस्त तरीके से आंदोलन हम करेंगे, करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। सब कुछ बर्बाद हो चुका है, इसे बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और किसी की नहीं है। कोई और नहीं आएगा, कहीं और से नहीं आएगा, कोई अवतार पैदा नहीं होगा, सिर्फ तुम्हें करना, दिक्कत तुम्हारी है, तुम्हें करना है। तुम युवा एक व्यक्ति का गुलाम बन गया है। युवा को यह समझ में नहीं आ रहा, अभी तक भी उसकी समझ में नहीं आ रहा कि तुझे करना क्या है। पिछले 6 साल का ही अगर रिकॉर्ड देखें, किसी और की बात नहीं करते, इसी की बात करते हैं, जिस व्यक्ति ने यह कहा कि 1 साल में 2 करोड़ रोजगार देंगे, सिर्फ इसी पे बात करते हैं। तो युवाओं को कितने रोजगार मिले? नोटबंदी में तकरीबन 4.5-5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। जो एक नेशनल रोजगार करके एम्प्लॉयमेंट एक रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ बनवाया गया था, एग्जैक्ट नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उसमें 4.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने रजिस्टर किया है। मुश्किल से 2 या 2.25 लाख लोगों को नौकरी मिली। और अब फिर एक नौटंकी चल रही है, अब फिर एक नौटंकी चल रही है कि एक देश, एक संस्था और एक ही टेस्ट सबके लिए। कितनी नौकरियों के लिए एक ही टेस्ट? जैसे वो किया गया था, एक देश और एक टैक्स, जिसमें 17 जो है टैक्स और 27 सेस इकट्ठे करके कर दिए गए। तो उसके बावजूद भी और कितने ही टैक्स आज देश में। ठीक इसी नारे पे ये सारी चीजें की गई। तो हकीकत ये है कि ये जो सारी चीजें हैं, युवाओं को समझना है, मोदी जी को नहीं समझना है। कभी ये समझ रहे हो भाजपा को समझना हो? नहीं, न भाजपा को समझना, न मोदी जी को समझना, न आरएसएस को समझना है, युवाओं को समझना है। युवाओं को नहीं समझ में आती कि तुम पिछले 6 साल से लगातार ठगे जा रहे हो, तुम्हारे नाम पर राजनीति की जा रही है, तुम्हारी वोटें ली जा रही हैं, तुम्हें धोखा दिया जा रहा है, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंका जा रहा है। एग्जाम लिए जाते हैं नौकरी के, बड़ी मुश्किल से तो नौकरियां निकाली जाती हैं, कुछ नौकरियां निकाली गई तो लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। साल भर बाद एग्जाम होता है, 2-2 साल बाद रिजल्ट आते हैं और उसके बाद भी अपॉइंटमेंट नहीं होता। अगर आपको लेटर मिल भी गया, सिलेक्शन आपका मतलब हो भी गया, तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। आज तक एक नहीं कितने ही ऐसे हैं। तो युवा जो करोड़ों की संख्या में युवा हैं, अभी तक मैं समझता हूं शायद 15 करोड़ से ज्यादा युवा जो हैं बेरोजगार बैठे हैं। ये युवा बस कलम घिसते रहोगे, पढ़ते रहोगे और कुछ नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारी खोपड़ी नहीं चलती है, बुद्धि नहीं चलती है, तुम्हें समझ नहीं आती है कि एक आदमी तुम्हें धोखा दे रहा, तुम्हारी पीठ में छुरा भोंक रहा है। एग्जाम कब निकाले गए, एग्जाम कब लिए गए, रिजल्ट कब आएगा, और उसके बहाने तुमसे करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं। जो उसका रेलवे का था एग्जाम, मालूम है रेलवे के एग्जाम में तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, इतने के लगभग संख्या थी। एक व्यक्ति से 500 रुपए लिए गए, तो आप समझ सकते हैं कितने 1200 करोड़ रुपए, 1250 करोड़ रुपए कमा लिए बैठे बैठे रेलवे ने, रेलवे डिपार्टमेंट ने। और इसी तरह से और लोग कर रहे हैं, और तुम्हें मिला क्या? आज तक उसमें नियुक्ति नहीं हुई है। तो ये युवाओं को समझना है, सरकार को नहीं समझना। सरकार तो जानती है वो देश को बर्बाद करके छोड़ेगी, सब कुछ निजी हाथों में दे देगी। और समझ लेना, अगर सब कुछ निजी हाथों में चला जाएगा
तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? फिर सरकारी जॉब कहां रहेंगी? क्योंकि निजी हाथों में चला गया तो फिर सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगे। तुम्हें अगर करना पड़ेगा तो किसी प्राइवेट, किसी जो निजी उद्योगपति हैं उन्हीं के यहां गुलामी करनी पड़ेगी, जो 8 घंटे का कहते हैं 14 घंटे काम कराते हैं आपसे, तनख्वाह 8 घंटे की देते हैं, 14 घंटे काम कराते हैं और जो मनमर्जी आता है तब तक काम कराते हैं और जब लगा तभी निकाल के बाहर कर देते हैं। उनके यहां करना पड़ेगा। और दूसरी एक उनको भी बता देता हूं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं, जो कहते हैं एससी एसटी और ओबीसी ने इन्होंने सीटें ले ली, रिजर्वेशन, इनको रिजर्वेशन तो खत्म हो गया, रिजर्वेशन बचा नहीं है और तुम उनको छोड़ दो। तुम्हारी कितनी जगह खाली है? 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 25 लाख के लगभग सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं, अप्रूव्ड पद, सैंक्शन पद हैं केंद्र सरकार में और भिन्न भिन्न राज्य सरकारों में। अगर सरकारें चाहती, केंद्र सरकार चाहती तो इन्हीं को भर देती, कितनी नौकरियां मिलती। अगर इसमें रिजर्वेशन भी होता, मान लेता हूं मैं, अगर रिजर्वेशन भी दिया जाता तो कितना होता? कम से कम 75 लाख नौकरियां तो जनरल को मिलती नहीं मिलती? तुम्हारी भी नौकरियां खत्म हो गई। तो ये व्यक्ति, ये सरकार जो युवा हैं उनकी पीठ में छुरा भोंक रही है, उनको धोखा दे रही है। समझ जाओ, भला है। और इस सब को छोड़ के राजनीति को समझो, राजनीति में आने का प्रयास करो। युवा अगर खड़ा होगा तो सरकार उल्टे पांव भाग लेगी, सर पे पैर रख के भागेगी। खड़ा हो जाओ तभी देश बच पाएगा। नहीं कि 23 मार्च के बाद से संसद बंद की है सरकार ने और उसके बाद से कोरोना का जो काल शुरू हुआ और अभी तक लगातार चल रहा है। और इस कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने पूरे देश को बेच दिया, पूरे देश को धोखा दिया, मजदूरों को तबाह कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया और जो गरीब जनता है उसको पूरी तरह से तोड़ के रख दिया, इस सारे उसमें संसद में सरकार से सवाल पूछे जाएंगे और सवाल बड़े कड़वे कड़वे पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि वैसे ही हो, बड़े कड़वे पूछे जाएंगे क्योंकि देश को बर्बाद कर दिया और इस प्रधानमंत्री की नीतियों से बर्बाद हुआ है देश। प्रधानमंत्री अपने आप में अकेले जिम्मेदार हैं इस देश को तबाह और बर्बाद करने के लिए। यह मोदी जी की टांगे यूं कर करके, मैं बता रहा हूं एक्शन करके, यूं कर करके मोदी जी की टांगे कांपती हैं सवाल क्या, सवाल सुनने से और सवाल का जवाब देने से। अगर मोदी जी में हिम्मत होती, मोदी जी सही होते, मोदी जी सच्चे और ईमानदार होते तो मीडिया के सामने खुल के आके बुला के और बैठ के कहते बैठा हूं, पूछो तो जो सवाल तुम्हें पूछना पूछो। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्हें क्या करना है कि जो उनके चापलूस मीडिया वाले हैं उनमें से एक को बुलाएंगे, इंटरव्यू देंगे, कहीं गुठली वो जो आम कैसे खाया जाता है, काट के खाया जाता है, चूस के खाया जाता है, कहीं मोरों का दिखा दिया, कहीं कुछ करा दिया, ये सब कुछ का। और जो गोदी मीडिया है वो इसको लेके आगे बढ़ता रहेगा। ये स्थिति है। सो सवाल पूछने से केवल मोदी जी नहीं डरते, मोदी जी डरते हैं, अमित शाह जी डरते हैं, पूरी जो भाजपा सरकार है वो सब डरते हैं। टांगें कांपती हैं उनकी सवाल सुनने में और सवाल का जवाब देने में। नहीं तो आओ सामने, क्या दिक्कत है? ये जो ताली थाली बजा के बाहर निकलने हैं स्टूडेंट, इन्हीं के सवालों के जवाब दे दो। 6 साल में जो कितनी नौकरियां निकाली हैं और जो नौकरियां निकाली उनके एग्जाम कितनी देर बाद हुए, जो एग्जाम हुए तो उसके बाद रिजल्ट कितनी देर बाद आए, और रिजल्ट आ गए तो अपॉइंटमेंट कब मिला, किस किस को मिला, कितनों को मिला, कहां मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, दे दो इनके जवाब। में अगर प्रधानमंत्री का कहना यह है कि 81 करोड़ लोगों को वो नवंबर के अंत तक 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि 81 करोड़ लोग सरकार के हिसाब से इस देश में पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, भिखारी बन गए, सरकार की इस भीख पर जिंदा है। यह है स्थिति इस देश की। इस पर सवाल पूछे जाएंगे, कैसे आई ये स्थिति, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, ये एक स्थिति है। दूसरा, आप देखिए कि सरकार ने घोषणा की कि हम इनको वो देंगे, अभी भी जिस तरह से नवंबर तक की बात है, आप घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन क्या वो अनाज आप लोगों को दे पा रहे हैं? क्योंकि अगर आप देखें जो 8 करोड़ लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको सरकार ने अनाज देने की बात कही। आपको जान के हैरानी होगी कि 11 राज्यों में मात्र 2% अनाज बांटा गया, मात्र 2%। जितने की घोषणा की गई मात्र 2% लोगों तक वो पहुंचा है। तो
तो ये जो सवाल हैं ये कड़वे सवाल पूछे जाएंगे सरकार से। नंबर 2, इसी कोरोना काल में जो श्रम कानून है उन श्रम कानूनों को स्थगित कर दिया 3 साल के लिए, और आप यकीन मानिए कि 3 साल के बाद वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, कहीं नहीं बचेगा। अब स्थिति यह है कि मजदूर वो 8 घंटे की बजाय उससे 12 घंटे 14 घंटे कितने घंटे काम ले लीजिए, मजदूर हड़ताल नहीं कर सकता, मजदूर विरोध नहीं कर सकता, मजदूर अपनी यूनियन के पास नहीं जा सकता, मजदूर कोर्ट के पास नहीं जा सकता। क्या उसको सैलरी देनी है ये भी उसी के निर्भर है, जो भी उससे काम करा रहा है उसके विषय में विरोध नहीं कर सकता, और उसके काम का जो माहौल है, जो उसका जिस जगह काम करता है वो एटमॉस्फेयर कैसा है, वातावरण कैसा है, उसके विषय में नहीं कर सकता। तो सारी चीजें जो मजदूरों के हक में थी, इस सरकार ने जो श्रम कानून है उनको खत्म करके, स्थगित कहा गया है लेकिन खत्म ही है वो, उनको खत्म करके मजदूरों को बर्बाद कर दिया। यही नहीं, जो किसान हैं, जो किसानों के संबंध में किसान विरोधी जो 3 अध्यादेश लाए गए हैं, जिसमें एक है जो हमारा इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यानी कि उसमें पहले यह था कि एक सीमा थी, एक सीमा से ज्यादा कोई भी व्यापारी स्टॉक नहीं कर सकता था अनाज का, चाहे वो गेहूं हो, चना हो, मक्का हो, जौ हो, कुछ भी हो, एक सीमा थी, उस सीमा से ज्यादा नहीं ले सकता था, अब वो कर सकता था। दूसरा, जो अनाज के और जो चीजें हैं उसमें भी ये थी किन किन को नहीं कर सकता है, वो सारी चीजें उस पर से बंदिश पूरी तरह से हटा दी इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट से। अनाज, दालें और जो है प्याज, आलू वगैरह, ये जो जितनी भी चीजें थी वो सबको हटा दिया। इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि जो भी वो हैं उद्योगपति, वो खूब जिनके पास पैसा है, व्यापारी, इनको स्टॉक कर लेंगे, और नतीजा आगे यह होगा कि जब स्टॉक उनके हाथ में हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने सारी लिमिट जो हटाई थी, कितना भी स्टॉक करें, आखिर में जो ये सामान है, इसी सामान को वो दुगने तिगने दाम पर बेचेंगे, तो महंगाई बढ़ेगी। दूसरा एक जो कानून है उसमें मंडी समितियों को खत्म करने के लिए कर दिया कि मंडियों के बाहर भी कोई अपना अनाज बेच सकेगा, और मंडियों के बाद जो अनाज खरीद रहा है उस पर केवल पैन कार्ड होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। कोई उसकी कंपनी रजिस्टर हो ना हो, वो अकेला हो, जैसे भी हो। तो मंडियों में जो 6-7% टैक्स लगता था, उससे बचाने के लिए किसान बेचारे बड़े अब छोटे लालच में होता है, तो यूं कि यार यहाँ मेरे पे टैक्स लगेगा, यहां से अलग हट के मंडियों से अलग हट के उसको अनाज को बेच देगा। नतीजा क्या होगा? बाहर जो अनाज खरीद रहे हैं वो आदमी आज तो महंगा खरीद रहा है, लेकिन 3 साल बाद जब मंडियों में कोई जाएगा ही नहीं, तो मंडियां पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और उसके बाद में वो आदमी मन मर्जी से अपनी कीमत पर वो अनाज को खरीदेगा। इसका मतलब ये है कि वो खत्म हो गया। तीसरा जो है कि जो किसान है उसके साथ में कंपनियां, ये व्यापारी, ये जो हैं सीधे समझौते कर सकेंगे उसकी खेती को, तो किसान अपनी ही खेती पर मजदूर बन जाएगा, और इस तरह से ये जो एग्रीमेंट वाला हिस्सा है, धीरे धीरे करके जो किसानों की अपनी जमीन है वो अपनी जमीन पर मजदूर बन गया, और बाकी जो लोग हैं वो मालिक बन जाएंगे, और ये जमीन किसानों से हटके व्यापारियों के, उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी, जो सरकार चाहती है। इसलिए अध्यादेश लाई है, इसी अध्यादेश पर सवाल पूछे जाएंगे, और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है इस पर सवाल पूछे जाएंगे। ये जो कोरोना काल में जिस तरह से सरकार ने जो सब कुछ किया है, और पीपीई किट हो, और चाहे जो मेडिकल फैसिलिटीज हो, डॉक्टर्स हो, अस्पताल जिस तरह से बंद हो गए, कोरोना के अलावा किसी और चीज का इलाज नहीं हो रहा, ये जो सारी चीजें हैं इस पर सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए जो कड़वे कड़वे सवाल पूछे जाएंगे, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ गई है, और इस सारे उसमें भी अभी भी जब जिस तरह से 500 पे तो आपने लॉकडाउन कर दिया, और जब आप एक दिन में 86,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, आपने सब कुछ खुला छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपके जो हैं बिहार के चुनाव हैं, और ये सुशांत वाले केस को लेकर सीबीआई को जैसे जांच दी गई है, और उसके बाद में जिस तरह की वहां की राजनीति हो रही है बिहार को लेकर, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को गिराने के लिए जो राजनीति हो रही है, इन सब पे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए प्रश्नकाल को, शून्यकाल को खत्म किया गया है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.